वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था ना आंसर की के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेपर है क्या सर आपका कमेंट करके बता सकते हैं जो मॉर्निंग वाले, बाकी इवनिंग वाले समझ लें। ठीक है, भारत में मतदान के लिए डैश योग्यता निर्धारित की गई है। मतलब भारत में ना कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है, कौन डिसाइड करता है। तो यहाँ पर एज रिलेटेड क्वालिफिकेशन दी गई है, मतलब इसके हिसाब से बताना है। मतलब हमारे देश में जो व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा ना, चाहे वो किसी धर्म जाति भाषा का क्यों ना, उसे वोट डालने का जो राइट है ना, उसे वोट कास्ट करने का जो राइट है, तो इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। मैं आपको ना थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसके रिगार्डिंग कुछ आगे तो आप कर दोगे। ठीक है, फिर समझ आ गया इसका आंसर। यहाँ पर आंसर भी है हमारे पास। ठीक है, इसकी चिंता मत करना। ये कह रहा भारत में मतदान सूची तैयार कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है। ये कह रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट इन इंडिया। देखो ये तो समझ आ गया ना एज, और पता है आपको ये क्वेश्चन जो छोटी क्लास में भी आया हुआ है। ठीक है, 9th क्लास में देखोगे तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, ये समझ आ गया ना कि जो मतदान सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है, भारतीय निर्वाचन आयोग की। ठीक है, मैं दोनों मीडिया में बता रहा हूँ ना, तो अगर किसी एक मीडिया में बता तो समझ जाना अच्छे से। थर्ड कह रहा है भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। बताओ सही है गलत है। सही है। देखो हमारे देश में ना एक दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। राज्यसभा में ना जो स्टेट होते हैं ना पूरी इंडिया के अंदर, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ताकि कोई भी राज्य छूट ना जाए। क्योंकि लोकसभा के अंदर तो प्रधानमंत्री बनते हैं ना, और वहां पे प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसको आधी हजार सीट मिले, है ना। तो हो सकता है वो किसी एक राज्य का ना हो। तो राज्यसभा में सभी राज्यों को साथ में रखने के लिए ना ये सीटें बनाई जाती हैं। तो ये सही है। ये कह रहे राज्यों के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं, उस राज्य के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखिए कि जो राज्यसभा होती है ना उसके लोग कैसे चुनकर आते हैं। पहले एक राज्य के लोग अपने व्यक्ति को चुन लेते हैं, फिर जिन्हों को हमने चुना ना वो अपने डिसाइड करते हैं कि वो किसको राज्यसभा में भेजेंगे। समझ में आ गई। तो ये दोनों बातें ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है भारत में न्यायपालिका की ऊर्ध्वाधर संरचना की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपसे पता है क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आपको बताना है कि वर्टिकल स्ट्रक्चर कौन सा है। वर्टिकल का मतलब समझते हो क्या होता है। वर्टिकल का मतलब इस तरीके से है, मतलब जो ऊपर है वो ज्यादा पावरफुल है, उससे नीचे वाला कम, उससे नीचे वाला और कम पावरफुल है। लेकिन जितने कम पावरफुल है वो उतने ज्यादा होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है। उसके बाद जो है ना आपको पता होगा कि अलग अलग राज्यों की सरकार मतलब न्यायालय होते हैं, फिर उसके बाद जिला न्यायालय वगैरह होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे वही पूछ रहा है कि कौन सी यहाँ पे लाइन से सही लगा रखा है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोले लाइन से लगाना था। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रक्चर में दिया गया था। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ये दिया है ना, हो सकता है आप में तीसरे स्तर वाला दे दे। जैसे आपको पता ना, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, और तीसरा स्थानीय सरकार होती है। स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है, एक शहर वाली, ठीक है, जिसे अर्बन बोलते हैं, और एक गांव वाली। तो जो गांव वाली होती है ना उसमें हम क्या बोलते हैं, उसे रूरल बोलते हैं। तो शहर में नगर पालिका नगर निगम होते हैं। ऐसे ही गांव के अंदर जो है ना तीन आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो आपका पंचायत हो गई, ठीक है, दूसरा ब्लॉक हो गया, और तीसरा जिला हो गया। तो ये तीनों आपको लाइन से लगाने को हो सकता है ऐसे आ जाए। मैं इसके आसपास के एस्टिमेशन बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन अगर टीचर डिजाइन करना चाहे तो इसका ए आगे समझ। उसके बाद है गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किस विषय पर चर्चा की है। तो जो हिंद स्वराज है ना उसमें किसकी बात करी है उन्होंने। देखो यहाँ पर ने ये नहीं पूछा कि गांधी ने कौन सी किताब लिखी है, लेकिन ये पूछा कि हिंद स्वराज में लिखा किसके बारे में। इसी के अंदर आंसर है ना कि वो किसकी बात कर रहे होंगे। ठीक है, बताओ सत्याग्रह की, फ्रीडम की, नॉन वायलेंस की, हंगर की। तो यहाँ पर ट्रू फ्रीडम की बात की, एक असली स्वतंत्रता किसे कहा गया। फिर यहाँ बोला गया कि आप अभिकथन में कारण पढ़िए, बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, राजनीति उससे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। देखो कई लोग ना पॉलिटिक्स को ये समझते हैं कि जो नेता कर रहे हैं वही पॉलिटिक्स है, तो लोग ना पॉलिटिक्स को नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं। लेकिन
रियल में ना पॉलिटिक्स जो नेता करते हैं उससे कहीं ऊपर होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक तरह से जन सेवा। आप अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो जनता की सेवा के लिए जा रहे हो। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटीग्रल पार्ट होती है किसी भी सोसाइटी का। एंड सोसाइटी जो होती है इसके बिना इमेजिन भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपको बताना दोनों सही है गलत है, दोनों बातें सही है लेकिन रीजन इसके लिए नहीं है। दोनों बातें सही लिखी लेकिन ये बात ऊपर वाले के लिए नहीं लिखी। जब नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए नहीं होती ना तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्याख्या इसकी सही नहीं होती, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये हमारा हो गया बी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है, निम्न में से किस प्रकार की असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? बताओ। देखो, कुछ ना भेदभाव ऐसे होते हैं जो कोई दूर कर ही नहीं सकता। पता वो कौन से होते हैं? वो होते हैं नेचुरल। आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति गोरा पैदा हो गया, कोई काला पैदा हो गया, इसको कोई दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई अमीर घर में पैदा हो गया, कोई गरीब घर में पैदा हो गया, कोई लड़का पैदा हो गया, कोई लड़की पैदा हो गया, ये नेचुरल है इनइक्वलिटीज। ठीक है, ये एलिमिनेट नहीं की जा सकती। बाकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो सोशल है वो हम दूर कर सकते हैं, जैसे सबको समान सैलरी देके, ठीक है, और पॉलिटिक्स में सबको वोट डालने का राइट देके, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार देके। ठीक है, ऐसे सोशल के अंदर जो है सभी को जो समाज में छुआछूत खत्म करके बराबरी का अधिकार देके। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आ सकेगा प्राकृतिक असमानता। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है कि स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। ये कह रहा है वो कौन सी आइडियोलॉजी जो कहते हैं कि इक्वल राइट मिलनी चाहिए मैन और वीमेन को? तो बताओ, ये नारीवाद होता है। नारीवाद का मतलब होता है कि जो अधिकार पुरुषों को मिलते हैं ना वो स्त्री को भी मिले, बराबरी का अधिकार। ठीक है, तो फेमिनिज्म में आता है ये। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट ये कह रहे हैं, अच्छा अगर आपसे पूछे पूंजीवाद क्या है, मतलब पूंजीवाद में होता है कि जहाँ सरकार का नियंत्रण कम होता है और अधिक से अधिक लाभ कमाने की बात होती है। और उदारवाद में क्या होता है कि परिवर्तन को स्वीकार करना। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन मुश्किल से आता है, ये आप समझो। आप में ना एक वो है कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है ना, और पूंजीवाद। तो समाजवाद पूंजीवाद वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बताओगे पूंजीवाद में ना मतलब अधिक से अधिक लाभ कमाने पर ध्यान दिया जाता है, जबकि समाजवाद में समाज के कल्याण की बात की जाती है। तो आप इतना याद रख लो। ठीक है ना, पूंजीवाद वर्ड को समझ लो, बस प्रॉफिट कमाना, सरकार का कंट्रोल ना हो, जिसका विरोध करते हैं बहुत से लोग। ठीक है, प्राचीन भारत में न्याय किस तत्व के साथ जुड़ा हुआ है? बताओ। पहले जो है ना न्याय किस लोग क्या मानते थे, क्या है? बोलते धर्म ही न्याय है। ठीक है, मतलब धर्म से चलना ही न्याय है, धर्म के अकॉर्डिंग काम करोगे वही न्याय है। पहले यही सोचते थे सिर्फ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, ये 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से नीचे दिए गए समानता के प्रकारों को समानता के उदाहरण से मैचिंग करनी है आपको। तो और यहाँ पर आपको दे रखा है चार में से कौन सा ठीक है, मैचिंग करनी है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर कह रहा है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। बताओ वो 15वां जो संविधान संशोधन अधिनियम वो किससे जुड़ा हुआ है? अब ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से जुड़ा हुआ था। और ये कह रहा है 54वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? 54 है ना, वो जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन को लेकर है। और 52 किससे जुड़ा हुआ है? अगर आपको इनमें से एक भी पता लग जाएगा ना, आप पूरी मैचिंग कर दोगे। ठीक है, 52 है ना, 52 में जो पता है 52 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दल बदल को रोकता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और 91 जो है वो क्या बात करता है? 91 बात करता है कि लोअरिंग द वोटिंग एज टू 18 ईयर। पहले ना 21 साल थी उम्र, फिर घटा के 18 साल उम्र कर दी गई वोट डालने की। फिर ये कह रहे हैं निम्न में से, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, डी हो गया। ठीक है ना, ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, पहले मैचिंग कर लो, अगर एक भी पता लग जाए तो आप आराम से पता लगा लो कौन सा सही है। फिर क्या निम्न में से समानुपातिक न्याय की बारे में बताइए। देखो यहाँ पर पता है किसकी चल रही है? देखो यहाँ पर लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखो समानुपातिक का मतलब होता है जिस प्रकार का जैसा है ना उसके अकॉर्डिंग उसके साथ न्याय करना। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने पेपर भी अच्छा दिया, शीटें भी अच्छी भरी। एक बच्चे ने पेपर एवरेज दिया, शीटें कम भरी और अच्छा करा, मतलब ज्यादा कम शीटें से कुछ नहीं होता, लेकिन उसने पूरा भरा पेपर एक बच्चे ने और सारे आंसर सही करे।
एक ने 10 क्वेश्चन करे हैं, सही करा। अब जिसने सारे क्वेश्चन सही करे हैं, पूरा पेपर भी करा है, तो उसको ज्यादा नंबर दोगे या कम दोगे? ज्यादा दोगे। तो ऐसे न्याय को समानुपातिक कहते हैं। तो उसके अनुसार आपको बताना है कि भाई समानुपातिक किसे कहेंगे। कह रहा समाज के सभी लोगों के साथ बराबरी, ये तो हो नहीं सकता, ये तो सबके साथ समान व्यवहार हो गया ना। ठीक है, सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए योजना है, ये भी नहीं है, ये विशेष आवश्यकता वाले हो गया। यहाँ समानुपातिक की बात पूछ रहा है। 3 प्रकार के न्याय होते हैं ना, न्याय को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक सबके साथ समान हो गया, एक समानुपातिक हो गया जो यहाँ बोल रहा है, और तीसरा जो होता है जो स्पेशल कुछ लोगों के लिए किया जाता है, जैसे जो विकलांग है या बुजुर्ग हैं, जिनको स्पेशल नीड की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी को तो पुस्तिकाओं में उनकी गुणवत्ता के अनुसार अंक देना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, समानुपातिक में आ गया, अनुपात के हिसाब से। ठीक है, तो ये समानुपातिक न्याय, क्योंकि देखो सबने एग्जाम दे, सबको बराबर नंबर दे दे न्याय के नाम पर, नहीं ना। 12 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है आपको इसे लाइन से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। द सिविल राइट मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसको लाइन से लगाना, पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, तो उसके आप उससे हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन है वो 1965 के अराउंड हुआ, और भारत में संविधान बनने का पहला अनुच्छेद 46 में हुआ था, 1946 में दिसंबर में। मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट है वो 1928 के आसपास आई, और संविधान लागू कब हुआ था हमारा सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को। तो इस हिसाब से तीसरा, फिर दूसरा, और तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तो यहाँ पर तीसरे से चौथा पहला हो गया, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये। अब आंसर की में यहाँ पर देखो इन्होंने ये लिखा हुआ है, आप एक बार स्कूल के टीचर से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं। ठीक है, बाकी समझ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। पहला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए किन्हीं 2 राजनीतिक मूल्य का वर्णन कीजिए। देखो हमारा जो संविधान है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर बोल रहा है कि कौन से 2 राजनीतिक मूल्य दे रखे हैं। तो ये अपनी बुक में ओपन करेंगे ना, जैसे हमारे पास सपोर्ट मटेरियल डीयू की तरफ से जारी किया गया, तो उसी में हमें देखते हैं। देखो ये आपकी बुक है, इसमें जो चैप्टर है ना संविधान का दर्शन, तो ये हमारा जो संविधान है ना उसकी जो प्रस्तावना है, उसमें जो इंट्रोडक्शन है, तो क्या बोला गया, देखो ये रहा स्वतंत्रता, समता, न्याय। तो यहाँ पर ये रहा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय। बच्चे ने जो लिखा कोई से भी 2 से मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पे इसने बोला ना कि आपको कोई भी 2 मूल्य बताने थे यहाँ पर, तो आप इनमें से कोई भी बता सकते थे। अब जो बच्चे इवनिंग वाले हैं, ठीक है, तो हमारे संविधान की विशेषता पढ़ लें कि क्योंकि इसके आसपास की चीजें कर लेना। जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, पदनिरपेक्षता दी गई है, वही सारे जो मूल्य हैं वही आप विशेषता में लिख दोगे। ठीक है, और संविधान की विशेषताएं क्या है, वही चीज, राष्ट्रीय पहचान, मौलिक अधिकार है, वही चीज आ गई। ठीक है, और देखो ये लिखा है ना, हमारे संविधान की मूल अवधारणा आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारे देश में पूरे देश के सब एक ही नागरिक रहेंगे। हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। अभी कह रहा राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने का समालोचना लिखनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओगे रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं। देखो क्या लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना पश्चिमी राष्ट्रवाद जो है ना उसकी आक्रामक शोषणकारी प्रकृति का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बोला कि पूरे विश्व को एकजुट लो, मानवतावाद की बात करी, पूरे विश्व को एक गांव की बात करने की बात करी, और सामाजिक राष्ट्रवाद की उन्होंने बात करी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये कह रहा भारत में धर्मनिरपेक्षता के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर यहाँ पर आपको बताने थे, आप कुछ भी बता सकते हो धर्मनिरपेक्षता को लेकर। जैसे हमारे देश में ना आप किसी भी धर्म को चुन सकते हो। ठीक है, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो। ठीक है, और भारत में किसी भी धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो ये था धर्मनिरपेक्षता, मतलब राज्य जो है ना वो धर्म के प्रति निरपेक्ष रहेगा। कोई अगर नहीं भी ना उसी शब्दों को ओपन करके लिख देना, तो उसमें कुछ बातें सही हो जाती हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसी शब्द को एक्सप्लेन कर दो, कुछ भी लिखो जो भी आपके मन में हो। इतने साल से पढ़ाई करी, छोटी क्लास की कोई बात सोच लो और लिख देना। मतलब अगर जैसे किसी को नहीं पता लग रहा, एक देश में संविधान के अभाव में क्या क्या परेशानियां होंगी, बताओ। अगर किसी देश में संविधान नहीं होगा
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप यहाँ बना बना के लिख सकते हो। देखो अगर संविधान नहीं होगा तो ये पता नहीं चल पाएगा कौन सा कानून मानना है, किसके क्या अधिकार होंगे। ठीक है, और हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, अलग तरह की गृह युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी बहुत से भी। जैसे जिस देश में नाम मात्र इराक देख लो, उसका जो संविधान है वो मतलब कठोर नहीं था, तो उसमें कितनी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। तो इस तरीके से बहुत से देशों को आप एग्जाम्पल देना चाह दे सकते हो। कह रहे हैं कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कोई दो उदाहरण दो। देखो ये सिंपल सिंपल है, मतलब भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र, तो बोलोगे भारत की न्यायपालिका जो वो स्वतंत्र है क्योंकि वो न्यायाधीश जो है ना उसकी जो नियुक्ति है वो कोई सरकार नहीं करती। ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हटाने की जो प्रक्रिया है वो जरा जटिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना बना के यहाँ बता सकते हो। और न्यायाधीशों को जो है ना मतलब स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए वो केंद्र राज्य के बीच में भी फैसला सुना सकते हैं। अगर सरकार ने कोई कानून पास करा तो उसको रोक भी सकते हैं, उस पर अपनी दलील दे सकते हैं, इस तरीके से। ये कह रहे भारतीय संविधान का रणनीतिक दर्शन क्या है? मतलब आप बताओ भारत की जो ये जो पॉलिटिक्स है ना इसकी क्या फिलोसफी है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लिखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हो कि भारत में न्यायपालिका के स्वतंत्र दो उदाहरण है, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, सरकार के अस्थिर से बचाव, वेतन भत्तों की सुरक्षा। मतलब उन्हें डर नहीं रहेगा कि हमारी सैलरी को काट देगा नहीं काटेगा, उन्हें कोई डर नहीं है जजों को, इसलिए वो स्वतंत्र से निर्णय ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भारतीय संविधान का रणनीतिक दर्शन बहुत आयामी है। मतलब भारत की जो पॉलिटिक्स है ना उसकी फिलोसफी क्या है, मतलब भारत उदारवाद को भी लेकर चलता है, लोकतंत्र को भी लेकर चलता है, समाजवाद को भी लेकर चलता है, पर यहाँ जनता की तरह जनता की तरह जनता पर राज करेगी। सामाजिक न्याय, समानता, न्याय, इन सब की बात करता है। ठीक है, संप्रभु की बात करता है, मतलब हमारा देश आजाद है, हम किसी को गुलाम नहीं है, इसे संप्रभु कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि भारत की मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा को संक्षेप में बताइए। बताओ ये जो आपको ना जो काउंसिल मिनिस्टर है ना इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपको यहाँ बताना है काउंसिल मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो भारत की मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ है कि पूरी मंत्रिपरिषद मंत्री जो है ना प्रधानमंत्री सहित एक इकाई के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है ना ये लोकसभा को जवाब देगी अगर कोई भी काम करेगी, क्या सभी काम करेगी तो। सभी मंत्री सरकार के निर्णयों और कार्यों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई भी निर्णय लिया गया ना उसकी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, चाहे उनकी व्यक्तिगत मतभेद हो। एक बार निर्णय लेने के बाद सभी को उसका समर्थन करना होता है और असहमति होने पर नैतिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इससे बताता है कि लोकतंत्र के प्रति कितने वो जवाबदेही हो। तो अनुच्छेद 75(3) के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है। अगर आप ये नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, मतलब मैं आपको ब्रीफली बता दूं। यहाँ पर ये पूछ रहा था कि ना ये जो भारत का जो मंत्रिपरिषद है ना इनकी जिम्मेवारी क्या है। तो आप बोलोगे जो काउंसिल मिनिस्टर है ना उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, नेता भी आते हैं, तो जो भी निर्णय लिया जाएगा ना तो ये सब उसमें सहमति दिखाते हैं। तो अगर कोई गलत हो जाता है तो इनको हटना भी पड़ सकता है। तो इनको जिम्मेवारी जो है ना अपनी लोकसभा के प्रति निभानी पड़ती है, जनता के प्रति इन्हें निभानी पड़ती है अपनी जिम्मेवारी, ये मतलब बताया गया। फिर ये कह रहा है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय शासन के महत्व का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे पता है स्थानीय शासन किन की बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है जो स्थानीय सरकार में मैंने आपको बताया था 73 और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना उनकी बात चल रही है। 73 जो है वो गांव से जुड़ा हुआ है जिसमें पंचायत वगैरह होती है, और 74 जो है वो नगर पालिका नगर निगम से जुड़ा हुआ है जो शहर के अंदर होती है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका फायदा क्या है। बोलोगे छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं तो उस इलाके की जो है ना समस्या सुलझाई जा सकती है और उस इलाके को अच्छे से बेहतर किया जा सकता है। लोकतंत्र को मजबूत करते हुए छोटे स्तर के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो उनका अच्छे से विकास हो पाता है। इस तरीके से बना बना के बता सकते हैं, क्योंकि देखो गली मोहल्ले की जो बहुत सी समस्या अगर स्थानीय शासन बना दी जाए तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा ना और आगे लेवल तक उन्हें पहुंचा देंगे ना समस्या को। इसलिए देखो ये कह रहा है 21वें नंबर पर कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसे लोकतंत्र के लिए जरूरी क्यों माना गया। देखो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे व्यक्ति का बिना किसी बाहरी दबाव या भय से अपने विचार प्रकट करना, चुनाव करना, ठीक है, कहीं भी आना जाना, कहीं भी मतलब बसना, किसी प्रकार का व्यवसाय करना, यही तो स्वतंत्रता है। हाँ है ना। अभी कह रहे हैं कि जो ये फ्रीडम की बात चल रही है ये जरूरी क्यों है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, हर व्यक्ति अपने काम कर सकता है और किसी व्यक्ति को बिना भेदभाव के चुनाव में भागीदारी ले सकता है, वोट डाल सकता है। तो आप बना बना के बता सकते हो। सत्ता के दुरुपयोग को रोक सकता है, कोई व्यक्ति जो है ना
अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा और जनता का शासन बना रहेगा, जिससे लोकतंत्र मजबूत रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर नेक्स्ट है, ये कह रहा है हानि का सिद्धांत बताओ क्या है। देखो ये हानि का सिद्धांत बहुत अच्छा और इजी है। देखो हानि के सिद्धांत में होता है कि कुछ जो हम कार्य करते हैं ना उससे हमें फायदा नुकसान होता है, कुछ कार्य करते हैं जिससे दूसरे को फायदा नुकसान होता है। इसे स्व संबंध या पर संबंध कहते हैं। तो व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूरी आजादी है, ठीक है, जब तक दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। इससे बोला गया हानि का सिद्धांत। मतलब आप जब तक कोई काम कर सकते हो जब तक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचता। अगर दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो गलत हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई। इस तरीके से बता रहा है हानि के सिद्धांत में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आसपास के पेड़ लगाए और आसपास के लोगों को फायदा हो गया तो ये अच्छा है, लेकिन आपने भी रास्ते में गाड़ी रोक दी और इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, तो अब आपका अधिकार छिन गया। जब आप दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे ना तब आपका अधिकार छिन जाता है। तो ये हानि का सिद्धांत ये बताया गया कि समाज में ना आप सबको सब कुछ अधिकार है, लेकिन आप दूसरे के अधिकार को छीन नहीं सकते। अगर छीन रहे तो उससे हानि हो रही है। ठीक है, शॉर्ट में बता दिया, मैंने दिखा भी दे जो ऑफिशियल आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर है कि जॉन रोल्स ने न्याय के सिद्धांत के बारे में क्या बोला है। तो देखो जॉन रोल्स ने बोला कि अगर हमें किसी के साथ जस्टिस करना है ना, किसी का न्याय करना है, तो हमें अज्ञानता का आवरण को पहनना होगा। ठीक है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है, और जब हमें पता ही नहीं होगा ना हम कौन है तो हम सबके साथ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा फैसला ले सकते हैं। इससे अज्ञानता का आवरण बोला। जैसे आप मैं शॉर्ट में एग्जाम्पल अगर बोलूँ कि आप जैसे अमीरों के लिए निर्णय लेना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे कि अगर मैं गरीब होता तो फिर आप गरीबों के लिए भी सोचेंगे। इस तरीके से अब इसमें निष्पक्षता की बात की जाती है, बिना किसी भेदभाव की बात की जाती है, सभी को समानता देने की बात की जाती है, सभी के अधिकारों उनको मिल जाए, इस तरीके से इसकी बात की जाती है। ठीक है, बाकी अभी पढ़ सकते हो, मैंने कुछ शॉर्ट में यहाँ बता दिया है। अभी कह रहे वितरणात्मक न्याय किसे कहते हैं, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव विवरणात्मक बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वितरणात्मक न्याय सामाजिक न्याय का वह सिद्धांत है जो समाज के सदस्यों के बीच लाभ जैसे धन, शिक्षा, अवसर, दायित्व के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे संबंधित है, जो आवश्यकता, योग्यता, योगदान और समानता जैसे विभिन्न मानदंडों पर आधारित हो सकता है, ताकि संसाधन अवसर तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो और असमानता कम हो। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का समान वितरण या प्रगतिशील कर प्रणाली। देखो मतलब कहने क्या है कि जैसे अब किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, किसी की इनकम कम है तो कम टैक्स लगाएंगे। तो ये कहलाता है वितरणात्मक न्याय। मतलब जिस प्रकार की उसकी योग्यता उस हिसाब से उसको न्याय देना। जैसे कोई पेपर में ज्यादा अच्छा कर रहा है तो उसको ज्यादा, तो कम कर रहा है तो उससे कम। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर ये कह रहे पश्चिम धर्मनिरपेक्षता और भारतीय निरपेक्षता में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको जो है वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में डिफरेंट बताना है। देखो जो वेस्टर्न वाले हैं ना वो प्रत्यक्षीकरण पर केंद्रित है, उन्हें धर्म का बिल्कुल पक्ष नहीं लेना होता। ठीक है, जबकि भारतीय है ना वो धर्म से दूरी तो रखता है, लेकिन जो सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार करता है और जो है ना उनमें सुधार करने की कोशिश भी कर सकता है भारत। जबकि पश्चिम वाले जो धर्मनिरपेक्ष है ना उन्हें उन देशों के अंदर धर्म में कुछ सुधार करने की उन्हें जरूरत नहीं होती। समझ आ गई दोनों में क्या। वैसे तो धर्म से दोनों निरपेक्ष है, लेकिन भारत जो है ना वो सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है पॉजिटिव तरीके से, ये नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान किसी को पहुंचा दे, ऐसा नहीं। फिर इस चित्र को देख रहे हो आप, यहाँ पर इस चित्र को देख रहे हो और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये जो चित्र है ना ये क्या बता रहा है। अब इस ऐसे जो सपोर्ट मटेरियल में जो चित्र ना वो सारे एक बार पढ़ लो, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ लो तो आप आंसर बता दोगे। अगर कार्टून में नेता अपने सदस्यों को किस बात की चेतावनी दे रहा है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ देखो इसमें हिंट थोड़ी बहुत मिल जाती है। ठीक है, ये नेता बैठे हैं और अगर सपोर्ट मटेरियल में सारी पिक्चर दे रखी है उसमें से देखो कि फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर नए नियम की चुनौती मतलब कि कारण की चुनौतियां बता रखा है। ठीक है, चैलेंज ड्यू टू द न्यू रूल्स। तो आचार संहिता ये पॉइंट है, पता है आचार संहिता किसे कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। जैसे अगर ये लग जाता है ना चुनाव आयोग लगाता है उस इलाके में जो चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव आयोग चाहता है कि कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में या विपक्ष में कोई ऐसी घोषणा ना करे या कुछ ऐसा ना करे जिससे कि लोग उन्हें वोट डालने लग जाए। देखो वादे करना अलग बात हो गई, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जो किसी पार्टी जो है ना अलग अलग पार्टियां
वो ऐसा प्रभाव न डाल दे जिससे कि लोग एकदम भ्रमित हो जाएं, समझ ही ना पाए उन्हें क्या करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि ये आचार संहिता होती क्या, बोलोगे ये दिशा निर्देश होते हैं जो हर पार्टी को फॉलो करने पड़ते हैं, जो इस चित्र में बताया जा रहा है कि भाई अब आचार संहिता लगी, अगर हम गलत करेंगे तो हमारी जो है मतलब सीट भी कैंसिल हो सकती है, चुनाव चिन्ह जो बढ़ रहा है या किसी ने गलत बोला तो उसको वहां से चुनाव लड़ने से भी रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में चुनावों के दौरान आचार संहिता कौन संस्था लागू करती है? तो हमें पता है चुनाव आयोग करती है। देखो चित्र तो नाम का है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े ना, अब नॉलेज है तो आप आराम से बता दोगे। देखो नेक्स्ट फोर्थ है, लोकतंत्र में निष्पक्ष स्वतंत्र मतदान का क्या मतलब है? तो आप खुद बताओ क्या होगा, बिना किसी भेदभाव के ना। तो देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे से आते होते हैं, ठीक है, तो हम कुछ जो नहीं आते उनमें लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेपर छूट जाता है। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, पेपर आपको जल्दी जल्दी करना है मतलब। अब देखो ये दृष्टि वाले बच्चों के लिए भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था 1951-52 में, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विशेष बहुमत किसे कहते हैं? देखो जब जब ना 2/3 कुल संख्या और कुल संख्या का बहुमत हो, ये संशोधन करने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो संशोधन मतलब पता है क्या होता है? जब हम संविधान की में किसी प्रकार का कुछ चेंज करते हैं तो एक बहुमत से होता है, एक विशेष वाला होता है, और एक आधे राज्यों की द्वारा जब बात मानी जाएगी तब होगा। तो वो वाला टॉपिक कर लेना, आने के चांसेस हैं। मतदान केवल कुलीन समूह तक सीमित है, तो ये हो गया। तो ये विशेष बहुमत समझ में आ गया। उसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव कौन करवाता है? देखो राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है भारत में लोकसभा चुनाव किस मत प्रणाली से होते हैं? देखो दो प्रकार की चुनाव प्रणाली होती है, पता है? एक होती है फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब जो आगे वो जीते, फर्स्ट पास द पोस्ट। ठीक है, दूसरे होते हैं समानुपातिक। ठीक है, भारत के अंदर ये वाली है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे ना तो वो उस इलाके से जीत जाएगा। समझ में आई? अगर एक को 12 मिलेगा, एक को 11 मिलेगा, तो 12 वाला जीत जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला ना मैप बच्चों को समझ नहीं आता है कि करना कैसे होता है, तो ये मैं आपको बता दूं, आप में भी जरूर आएगा मैप, और वो कोई सा भी आ सकता है। ये आपको करना कैसे होता है, देखो ये मैप बना हुआ है, ये मैप देख रहे हो, यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो। ये मैप करना कैसे होता है, ये देखो यहाँ कह रहा है पश्चिम भारत का वह राज्य जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है। अब इसे बोलते हैं पश्चिम भारत का वह राज्य है। ठीक है, मान लो आपको समझ नहीं आ रहा पश्चिम भारत में कौन सा राज्य, यहाँ देखो। अब पश्चिम में जो है ना, देखो ये जो होते हैं ना, ये चार दक्षिण में आते हैं। ठीक है, तो पश्चिम में ये बचा, कौन है ये? महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश है। अब आपको पता लग गया महाराष्ट्र है, तो आप यहाँ पर बॉक्स में नंबर 1 पर यहाँ क्या लिख दोगे? अल्फाबेट लिखना है, तो इसका नाम क्या है? बी। तो यहाँ पर आप बी लिख दोगे, और यहाँ पे स्टेट का नाम लिख दोगे महाराष्ट्र। समझ आ गई? अभी मैं आपको दिखाता हूँ आंसर की, यहाँ पे हुई है, ये लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन समझ लो ना कैसे है। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या बोला इसने? इसने बोला भारत का वह राज्य जिसमें 2 सदन है, विधायिका है, और कन्नड़ भाषा बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, तो कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो इसका नाम क्या है? डी। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे डी, यहाँ लिख दोगे कर्नाटक। ठीक है, है समझ? उसके बाद थर्ड पे क्या बोला गया? भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जिसमें 2 सदन विधायिका है। सबसे अधिक जनसंख्या पूरे भारत में कहाँ पर है? हमें पता है यूपी में। तो यूपी का, जैसे मैं तो लाइन से बता रहा हूँ, मुझे आते हैं, आपको हो सकता है पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं आ रहा, जो पहले आ रहा है वो भरना ना, तो आपको बाकी अपने भर जाएंगे आपके, क्योंकि 4 ही तो है। तो ये ए हो गया, तो जनसंख्या वाला राज्य, तो यहाँ तीसरे नंबर पर ए लिख देंगे, तो यहाँ यूपी लिख देंगे। फिर चौथे नंबर पर यहाँ क्या बोला है? ये कह रहा है भारत का वह राज्य इसमें 2 सदन है, विधायिका है, तेलंगाना जिसमें से नया राज्य बना है। अब हमें पता है कि ये जो आंध्र प्रदेश है इसमें से तेलंगाना बना है, तो आंध्र प्रदेश आंसर आ गया। तो इसका नाम क्या देगा? सी। तो लिखे हुए अल्फाबेट इसी में, अल्फाबेट इसी में लिखे हैं। ठीक है, इसको मत देखना। ठीक है, यहाँ पे सी, ये सी हो गया, क्या लिख दोगे यहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई समझ? ऐसा अब देखो इधर मेरी बात, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये ना समझ नहीं आता, पेपर निकल जाता है, समझ नहीं आता कैसे, तो बस कर दिया। 26 है, ये पैसेज है, अब मैं ये नहीं पढ़ सकता। ठीक है, पैसेज है, इसके आंसर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा पेपर है, ये इंग्लिश में देख लो। तो पैसेज आसानी होती है इसमें, बिल्कुल कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके आंसर देख लो,
ये आंसर है, आप खुद पढ़ लेना। अनुपातिक पद्धति की बात कर रहे हैं, 5 साल के लिए, आपको पता है जो बहुत सारे जो हमारे देश में जो चुनाव होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में ना 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा में 6 साल के लिए होते हैं, राज्यसभा में जो है ना टोटल 250 होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, तो मैंने आपको कोई और के तो नहीं दिखा दिए, एक मिनट। देखो ये ना मैंने अभी आपको विजुअली इम्पेयर्ड वाले दिखा दिया अभी आंसर, ये वाले ना। ठीक है, तो इसके आंसर है ये। ठीक है, पैसेज, अब पैसेज का आंसर देख लो। ये पैसेज है ना, ये पैसेज है, एक बार दोबारा से पैसेज दिखा देता हूँ। ये पैसेज है, इसके आंसर देखो, ये आंसर है इसका। उसके बाद आपका ना ये ई सेक्शन है, या 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और ये समानता का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार, आप इसको स्पष्ट कीजिए, बोलोगे देखो समानता का मतलब सच में बात यह है कि सबका एक जैसा व्यवहार हो भी नहीं सकता ना। अब किन्होंने विशेष प्रतिभा हासिल कर रखी है और कोई व्यक्ति जो व्हील चेयर पे चलने वाला है, ठीक है, उसको भी बोल रहे कि अब सीढ़ी पे चढ़, आज थोड़ी होगा, उसके लिए रैंप बनवाना पड़ेगा ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन देखो कितने जनरल वाले आए हैं। अब मैं इनके आंसर नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बिल्कुल एक दो दो लाइन का। अब ये आयाम का मतलब क्या पता है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो समानता के विभिन्न आयाम है, उनका वर्णन करना है। तो कौन कौन सी समानता हमें चाहिए होती है बताओ। तो हमें चाहिए होती है आर्थिक समानता, हमें सामाजिक समानता, हमें राजनीतिक समानता। इनको पॉइंट्स में लिख के एक्सप्लेन कर देना बस। राजनीति में सबको समान वोट मिले, सब लोग चुनाव में लड़ पाए, सब पार्टी खड़ी कर पाए। आर्थिक मतलब समान काम के लिए समान वेतन मिले, सैलरी मिले, आगे बढ़ने के अवसर मिले। तो इस तरीके से है ना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे नागरिकता वाला क्वेश्चन है। जैसे हम नागरिक है तो हमारे कुछ कर्तव्य होंगे ना इस देश के लिए, तो वो पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे पूरे विश्व को एक गांव बना दे, और पूरे विश्व को अगर गांव बना दे, पूरे विश्व के लोग आना जाना हो जाए, तो इसके क्या फायदे होंगे। खुद सोचो, अगर पूरा विश्व गांव बन जाएगा ना, तो इससे जो लोग शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी किसी कहते हैं जो किसी देश में जाकर शरण ले लेते हैं, जिनको ना उस देश के ना किसी और देश के, तो उनको घर मिल जाता है, उनको रहने सहने के साधन मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पेंशन की जाती हैं। ठीक है, अब जैसे बात के संदर्भ में मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो ये 29 देख लो। देखो इन्होंने ना पूरे पॉइंट से बता रखे मूल अधिकार। आपको पता है ना 6 मौलिक अधिकार होते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। आप देख लो। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लो। अब मूल अधिकार और राज्य के नीति तत्व में क्या अंतर है। देखो ये जो अधिकार होते हैं ना, इसके फुल फॉर्म आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये जो होते हैं ना फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, ये देखो मूल अधिकार तो 6 ही रहते हैं, जबकि ये राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, राज्य की भलाई के लिए दिए जाते हैं, मतलब वहां के लोगों को सहूलत देने के लिए किए जाते हैं। पर अगर किसी को नहीं मिला ना, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, तो राज्य की सरकार अपने लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए देती है। तो ये दोनों से क्या रिलेशन है, बोलो अगर ये सरकार देगी तो उनके साथ न्याय होगा, तो उन्हें मौलिक अधिकार उनके और अच्छे हो जाएंगे। तो दोनों का एक साथ जुड़ाव होता है, या तो कभी डिफरेंस आ जाता है या कभी जुड़ाव आ जाता है। तो ये है उसका संघवाद का मतलब। तो जब दो से अधिक सर्वोच्च सरकारें होती है ना, उसे संघवाद कहते हैं, जैसे केंद्र राज्य। ठीक है, तो इसमें ना आप जैसे क्वेश्चन आ रहा था समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची वाला पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो न्याय का ये बाकी क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही था। अब इस वीडियो में एक ही मीडियम में आंसर दे रखे ना टीओ की तरफ से, तो बाकी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की है। आप सपोर्ट मटेरियल बुक से, वैसे रिवीजन के लिए सपोर्ट सही रहेगा। एक एक बार ओवरव्यू भी ले लोगे ना आप इसका, तो अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पेपर देना, और जिनका पेपर हो गया अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।